अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे आप देखते हैं कि हम एम डी कैट बायोलॉजी अपनी जो है चैप्टर 1 उसका स्टडी कर रहे हैं, तो उसका टॉपिक 5 हमारा कंटिन्यू है सेलुलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो इसका जो आज का जो हमारा टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, या इसे गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, या इसे एज सिंपली गोल्जी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसको डिस्कवर किया था 1898 में एक साइंटिस्ट हैं कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी जो हैं इन्होंने डिस्कवर किया था 1898 में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, या जिसे हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, या इसे सिंपली एज ए गोल्जी भी कहते हैं। अब देखेंगे कि एमसीक्यू के लिहाज से हमने, क्योंकि इसको स्टडी करना है, एमडी कैट का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात तो ये कि ये बेसिकली हैं क्या। ये एक ऑर्गेनेली है सेल का। क्लियर। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंडेड, राइट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है हमारे सेल के अंदर। इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो ये एक स्टैक्स की तरह होता है, डिफरेंट स्टैक्स होते हैं, और ये स्टैक्स जो हैं इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी स्टैक्स। यानी ये सिस्टर्नल स्टैक्स के फॉर्म में जो है ये हमारे इस सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर इसकी हम क्लोज एसोसिएशन की बात करें तो इसकी जो क्लोज एसोसिएशन है वो हमारे जो एस ई आर है, एस सी आर या आर ई आर, उसके साथ जो है क्लोज इसकी एसोसिएशन होती है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि आर ई आर की अगर आप बात करें तो आर ई आर जो है इसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और प्रोटीन यहाँ से जब सिंथेसिस हो जाती है तो वेसिकल्स की फॉर्म में इसको भेजा जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक। वहाँ पर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, पैकेजिंग होती है। तो ये सारा काम जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास होता है। ये हो गया हमारा इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा मूव करें इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इसका। स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात तो ये कि इसका कुछ यूं शेप होती है हमारे पास। इसकी शेप ये है, ये हमारे पास इसकी जो है वो जर्नलाइज्ड इसकी जो है वो शेप है। ठीक है। अब ये इसकी कुछ इस तरह से हमारे पास शेप्स है, जिसमें यहाँ से ऐसे में कुछ वेसिकल्स इस तरह से होते हैं जो आउटसाइडेड होते हैं, कि ये क्योंकि वहां से वो इंपोर्ट होनी होती है ना सारी, एक्सपोर्ट जितनी भी है। तो ये देखें, अब एक इसका ये फेस बनता है, ठीक है, एक इसका ये फेस बनता है। जो ये फेस होता है इसको हम सिस फेस बोलते हैं, सिस फेस। इसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस, राइट। और दूसरा अंदर वाला जो है वो मीडियन फेज होता है। अब जो सिस फेज है इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, इसको हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारा फॉर्मिंग फेज है। जो ट्रांस फेज है इसको मैच्योरेशन या मैच्योरिंग फेज जो है उसका नाम भी देते हैं, मैच्योरिंग फेज, राइट। तो दो फेज होते हैं इसमें हमारे पास मेनली, एक सिस फेज, एक ट्रांस फेज। तो आप ये देख रहे हैं ये स्टैक्स हैं, फ्लैटेंड स्टैक्स हैं। तो इनको हम, ये हर इंडिविजुअल स्टैक ये सिस्टर्नी है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कलेक्टिवली जो है वो एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नेटवर्क जो है वो बना देते हैं, जिसमें ये कुछ वेसिकल्स मैंने शो किए जहाँ से जो प्रोटीन मॉडिफिकेशन के बाद निकलेगी। अच्छा, जो सिस फेज है वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है, जहां से सिस फेज जो है वो रिसीव कर रहा होता है उन प्रोटीन्स को जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती हैं। तो जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स आती हैं इस सिस फेज के थ्रू आपके जो गोल्जी नेटवर्क है उसमें, और वहां पर फिर मॉडिफिकेशंस होती हैं। मॉडिफिकेशंस के बाद जो ट्रांस फेज है यहाँ से जो प्रोटीन है वो एक्सपोर्ट हो जाती है जहाँ पे उसने जाना होता है अपने डेस्टिनेशन पे, सेल में जहाँ भी जाना होता है। अच्छा, अब जब प्रोटीन ने सेल में ट्रांसपोर्ट होना है या एक्सपोर्ट होना है, जहां पर भी एक्सपोर्ट होना है तो उसको गोल्जी नेटवर्क से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जो भी मॉडिफिकेशन है, मैं अभी कुछ दो तीन मॉडिफिकेशंस भी आपको बताऊंगा कि क्या बेसिक मॉडिफिकेशंस होती हैं प्रोटीन के अंदर जब वो गोल्जी नेटवर्क में आती है। तो इसमें सबसे पहले जो आपने पॉइंट ये याद रखना है जो एमडी कैट के हवाले से है,
कि आपको सिस फेज का पता होना चाहिए। सिस फेज जो है ये आउटर आपकी कन्वेक्स रीजन है, ठीक है। जो आपके ट्रांस फेज है ये आपका इनर कनकेव रीजन है, ठीक है। देखिए ये इनर कनकेव रीजन आपका ट्रांस फेज है जिसे आप मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, और आउटर कन्वेक्स आपका जो है वो सिस फेज है जिसे आप फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर जो है वो नेटवर्क बन जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं और कुछ एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूं अगर तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम्स। ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम्स, राइट। ये ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम्स का क्या काम होता है कि जब भी प्रोटीन ये सिस फेज, अच्छा क्योंकि ये आपके सिस्टर्नी स्टैक्स हैं, तो सिस फेज में जो सिस्टर्नी स्टैक्स हैं वो आपके सिस सिस्टर्नी है, यहाँ पर आपके ट्रांस सिस्टर्नी है, ठीक है, और दरमियान में आपके जो मीडियन में है वो मीडियन सिस्टर्नी है। लेकिन हम क्योंकि मेजोरिटी के लिहाज से जब स्टडी करते हैं तो सिस फेज को करते हैं और ट्रांस फेज को करते हैं। अब यहाँ पर जो गोल्जी नेटवर्क है आपका, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट है जिसे ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम्स कहते हैं। जो आपका ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जब भी प्रोटीन आपकी गोल्जी नेटवर्क में आती है तो उसके साथ कुछ ग्लूकोज के मोनोमर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो वो ग्लूकोज के मोनोमर्स की एडिशन जो होती है प्रोटीन के साथ, वो उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है, और वो मॉडिफिकेशन किस एंजाइम्स के थ्रू की जाती है, ये ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम्स के थ्रू की जाती है। इसके बाद फर्दर आप कुछ और मॉडिफिकेशंस की बात करें तो मैं और मॉडिफिकेशंस भी आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि प्रोटीन्स हैं उनके साथ आप कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगा दें, तो जब आप प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करेंगे तो वो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगी। सेम इसी तरह अगर आप प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स ऐड करेंगे तो वो लिपोप्रोटीन्स बनेंगी। तो ये मॉडिफिकेशन जो है सारी वो भी कहाँ होती है, गोल्जी नेटवर्क में होती है। इसके बाद उसको जो है वो ट्रांसफेज से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब कि प्रोटीन रिसीव कहाँ से होगी, सिस फेज से, कहाँ से, आर से, ठीक है। और जब आर से वो रिसीव हो जाएगी तो मॉडिफिकेशन के बाद ट्रांसफेज से उसको सेल के अंदर जो है वो भेज दिया जाएगा डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जहां पर उसने जाना होगा। इसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। लाइक जैसे अगर आप देखें कि फोस्फोराइलेशन ऑफ ओलिगो लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोराइलेशन होती है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन्स, लाइसोसोमल प्रोटीन्स, लाइसोसोमल प्रोटीन्स की जो फॉस्फोराइलेशन है वो आपकी यहाँ होगी जो आपका सिस फेज है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो लाइसोसोमल प्रोटीन्स जो हैं उनके लिए जो फॉस्फोराइलेशन है उसका प्रोसेस आपका होगा सिस फेज में, ठीक है, सिस सिस्टर्नी में। ये मैं स्टेप्स के लिहाज से मॉडिफिकेशंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ मैनोज रेजिड्यूज, ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ मैनोज रेजिड्यूज, राइट। तो रिमूवल ऑफ मैनोज रेजिड्यूज, अब मैनोज रेजिड्यूज जो है इनकी जो रिमूवल है वो कहाँ होती है, वो भी आपके यहाँ पर होती है सिस फेज में, ठीक है। तो इसके बाद फर्दर आप एक और मॉडिफिकेशन होती है जिसमें रिमूवल ऑफ मैनोज रेजिड्यूज, ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ एडिशन हो जाती है एन ग्लूकोज। एक हमारे पास ना एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, राइट। तो एक पहली चीज तो ये है कि रिमूवल ऑफ मैनोज रेजिड्यूज, तो रिमूवल ऑफ मैनोज रेजिड्यूज जो है ये काम कहाँ होगा, ये आपका सिस फेज में होगा। फॉस्फोराइलेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन्स भी आपकी कहाँ होगी, सिस फेज में होगी। लेकिन एज सच एक और इम्पोर्टेंट काम है जिसमें एक ही वक्त में ये दोनों काम हो रहे होते हैं कि रिमूवल ऑफ मैनोज रेजिड्यूज भी हो रहा हो और एडिशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन भी हो।
तो ये काम जो है ये आपका कहाँ होता है, इस मीडियन फेज में, ठीक है, जो मीडियन फेज होता है ना उसमें। इसके बाद कुछ जो गैलेक्टोज और इसी के साथ साथ सैलिक एसिड, आपका जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर गैलेक्टोज है, ठीक है, तो ये गैलेक्टोज जो है, इसी के साथ साथ कुछ आपका सैलिक एसिड है। तो ये सैलिक एसिड और गैलेक्टोज की जो एडिशन है प्रोटीन पे, वो होती है यहाँ पर ट्रांस फेज में, ठीक है, यानी ट्रांस सिस्टर्नी में। तो अब आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस होती हैं प्रोटीन के अंदर जब भी वो गोल्जी नेटवर्क में आती है, जिसमें सबसे पहली फॉस्फोराइलेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन्स होगी, वो होगी सिस फेज में। रिमूवल ऑफ मैनोस रेजिड्यूज, तो वो भी सिस फेज में। इसके अलावा ऐसे दोनों कंबाइन अगर हों कि रिमूवल ऑफ मैनोस रेजिड्यूज भी हो और एडिशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, तो ये काम आपका कहाँ होगा, मीडियम फेज में। अगर आप ट्रांसफेज की बात करें तो वहां पर कौन सी मॉडिफिकेशन हो रही है, वहां पर ग्लैक्टोज की एडिशन हो रही है, सैलिक एसिड की एडिशन हो रही है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मेजोरिटी के लिहाज से कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है ये यहाँ पर जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये सारी एडिशन जो है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर आपके पास एक प्रोटीन आ रही है तो उसके साथ अगर ग्लूकोज के सब यूनिट्स ऐड हो रहे हैं तो वो बन जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह अगर लिपिड्स के सब यूनिट्स ऐड हो रहे हैं तो वो लिपोप्रोटीन्स बन जाएंगी। तो ये मॉडिफिकेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कहाँ पर बनते हैं, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बनते हैं, आपके गोल्जी नेटवर्क में बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी जो एसोसिएशंस हैं वो मैंने आपको सारी बता दी कि आदियात जो है इसके साथ इसकी एसोसिएशन है सिस्टर्नी पे इसका। अगर आप मेमल्स की बात करें, मेमल्स में तो मेमल्स के अंदर जो सिस्टर्नी स्टैक्स हैं इनकी जो अमाउंट होती है पर जीसी, वो होती है हमारे पास 40 टू 100, यानी कि 40 टू 100 सिस्टर्नी स्टैक्स जो हैं इनका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। ये मैमल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा यूकैरियोट्स जो हैं उनमें ये हाईली डोमिनेंट है, क्लियर। मैमल्स में जो यूकैरियोट्स में जो प्लांट्स हैं उनमें इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन एनिमल्स की केस में ये आपके जो सेंट्रल पोजीशन है न्यूक्लियस उसी के साथ जो है ये इसकी लोकेशन होती है, क्लियर। इसके अलावा क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो प्रोकैरियोट्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो दैट्स वाई हम इसको यूकैरियोट के लिहाज से डिस्कस करते हैं, प्रोकैरियोट के लिहाज से हम इसको कभी भी डिस्कस नहीं करते, बिकॉज गोल्जी नेटवर्क इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, क्लियर। तो इसकी डिस्कवरी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका आपको स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया हो और इसकी कुछ होने वाली इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस उसका आपको पता हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में आपका जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके हवाले से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स ये था हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो एक जनरल टॉपिक था एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।